Hello everyone, welcome to the OBG last minute revision part 5, and in this video we will quickly revise the most important and the exam focused points for the NORCET. This is a rapid revision, so stay focused and let's start. First of all, we will start with the anemia in the pregnancy. So what is the anemia? एनीमिया मीन्स जब ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो लेस हो जाए या कम हो जाए, उसको हम एनीमिया बोलते हैं। और ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आरबीसी। एंड इन द आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? एचबी। तो एक वो कंडीशन जहां बॉडी में किसकी कमी है? एचबी की कमी है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? एनीमिया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कितना कम होना चाहिए एचबी, जिसके बाद में हम उसको एनीमिया बोल सकते हैं। तो एचबी का जो कट ऑफ वैल्यू बेटा वो है प्रेगनेंसी में 11 ग्राम। यदि 11 ग्राम से कम है तो हम उसको एनीमिया में कंसिडर करते हैं। ये अभी रिसेंट लास्ट नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा था कि एचबी की वैल्यू इन द एनीमिया में कितनी होगी। अब देखो बात करते हैं एनीमिया के टाइप्स की। तो एनीमिया दो टाइप का होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया और एक होता है पैथोलॉजिकल एनीमिया। फिजियोलॉजिकल एनीमिया की यदि हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। क्यों होता है? ड्यू टू द हीमोडाइल्यूशन, द फर्स्ट थिंग इज। सेकंड चीज ये है कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कौन सा एनीमिया प्रेगनेंसी में होता है, तो आपका आंसर होगा फिजियोलॉजिकल एनीमिया, मोस्ट कॉमन एनीमिया इन द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है कि यदि हम बात करें फिजियोलॉजिकल एनीमिया की, तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया के अंदर एचबी का लेवल जो होता है वो कितना होता है? तो एचबी का लेवल हमेशा बेटा आपको 11 ग्राम पर डीएल से क्या मिलेगा? ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल एनीमिया। पैथोलॉजिकल एनीमिया मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है या किसी ना किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए सेकंड मोस्ट कॉमन एनीमिया कौन सा होता है, तो वो होता है पैथोलॉजिकल एनीमिया। अब नेक्स्ट है कि पैथोलॉजिकल एनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो योर आंसर विल बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें एचबी का लेवल बेटा कितना होगा। तो इसमें एचबी का लेवल हमेशा आपको 11 ग्राम से क्या मिलेगा? कम मिलेगा। अब बात करते हैं कि यदि आपकी बॉडी में आयरन की कमी की वजह से एनीमिया है, तो उस कंडीशन में आपको लैब के अंदर क्या क्या वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो लैब वैल्यू आपको क्या क्या देखने को मिलेगी जब भी आप में आयरन डेफिशिएंसी है। सबसे पहले एचबी कितना मिलेगा? 11 ग्राम से कम। टीआईबीसी बेटा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, ट्रांसफेरिन बढ़ा हुआ मिलेगा, फेरिटिन आपको कम मिलता है और एमसीएचसी क्या मिलता है? कम होता है। ठीक है, देखो इसको याद रखने का तरीका ये है कि जितनी भी वैल्यू टी से स्टार्ट होती है वो बढ़ती है, बाकी सब क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द टाइप ऑफ एनीमिया के माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर, कितने टाइप, इन सब टाइप में एचबी का लेवल कितना होता है। तो यदि हम बात करें माइल्ड एनीमिया की, तो यदि 10 से लेकर 10.9 जितना एचबी है, इसका मतलब वो माइल्ड एनीमिया है। यदि वैल्यू 7 से लेकर 9.9 जितनी है, मतलब वो मॉडरेट एनीमिया है। यदि वैल्यू लेस देन 7 ग्राम है, मतलब वो सीवियर एनीमिया है। और यदि वैल्यू 4 ग्राम से भी कम है, मतलब वो वेरी सीवियर एनीमिया है। ठीक है, अब देखो ये इंडिया में नो डाउट हमारी पॉपुलेशन के अंदर एनीमिया बहुत कॉमन है, और स्पेशली कौन सा एनीमिया? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक है ना अभियान बनाया था, उस अभियान को हम बोलते हैं एनीमिया मुक्त भारत योजना। ये अभियान जो बनाया गया था, ये बनाया गया था फीमेल्स के अंदर आपको एनीमिया से प्रिवेंट, आयरन की कमी की वजह से एनीमिया जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अब इस अभियान के बारे में हम बता दें कि प्रेगनेंसी में इस अभियान के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की है। तो अकॉर्डिंग टू दिस योजना हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक टैबलेट स्टार्ट करी है। ये टैबलेट के अंदर 60 मिलीग्राम आयरन होता है और 500 माइक्रोग्राम क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है। ये टैबलेट हमको दिन में एक बार देनी है, ओडी देनी है। और ये टैबलेट हमें चौथे महीने से क्या करनी है? स्टार्ट करनी है। दिन में रोज आपको चौथे महीने से एक टैबलेट देनी है। और ये क्यों दी जा रही है? फॉर द प्रिवेंशन। क्यों दी जा रही है? फॉर द प्रिवेंशन। अभी तक एनीमिया हुआ नहीं है, हमें सिर्फ उसको क्या करना है? प्रिवेंट करना है। इसलिए हम क्या देते हैं? ये आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट। अब जो लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आयरन फॉलिक एसिड के बारे में कुछ डिस्कस कर देते हैं कि उसकी टैबलेट को कब लेना चाहिए। तो दे बेटा आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती है उसको हमको स्टार्ट करना है, कौन से महीने से स्टार्ट करते हैं? चौथे महीने से। पहली बात, इसकी डोज कितनी रहती है? तो इसकी डोज जो होती है वो आयरन रहेगा आपका 60 मिलीग्राम और फॉलिक एसिड बेटा रहता है 500 माइक्रोग्राम। कितनी देनी है? दिन में एक देनी है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको कैसे लेना है। तो इसको किसके साथ लिया जाता है, इसको सिट्रस फ्रूट के साथ लेना है। किसके साथ लेना है, सिट्रस फूड के साथ कंबाइन करके लेना है ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाए। किसके साथ नहीं लेना होता है, नेवर टेक विद द डेयरी प्रोडक्ट। किसके साथ नहीं लेना है, डेयरी प्रोडक्ट के साथ इसको कंबाइन नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं यदि आप आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट लेते हो, ठीक है, क्या करते हो, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट लेते हो, तो आयरन की टैबलेट और कैल्शियम की टैबलेट दोनों को साथ में नहीं लेना है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कुछ गोल्डन पॉइंट जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क है और जो मोस्टली वन लाइनर है, उसमें मोस्ट ऑफ द गलतियां होती है। यदि आपसे अगेन पूछा जाए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, तो मैंने अभी बता दिया है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेरी है मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल एनीमिया पूछे तो आपका आंसर होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सब यदि किसी को आयरन की डेफिशिएंसी है तो कौन सा लेवल कम होता है, फेरिटिन का लेवल कम होता है। तो फेरिटिन क्या होता है, देखो आप जितना भी आयरन आप लेते हो उसमें से जितना यूज आता है ओके, बाकी का जितना जो होता है वो बच जाता है, वो आपका लीवर स्टोर करता है। और लीवर किस फॉर्म में स्टोर करता है, फेरिटिन के फॉर्म में। जो इन केस यदि आपको सबसे पहले आयरन की कमी होगी जिसकी वजह से एचबी कम हुआ है, तो सबसे पहले स्टोर खाली होगा। इसीलिए सबसे पहले कौन सा मार्कर खाली होता है, कम होता है, फेरिटिन कम होता है। और सबसे अच्छा जो इंडिकेटर भी है ना कि सबसे सेंसिटिव मार्कर जो आयरन की कमी की वजह से एनीमिया में आता है, तो वो सबसे सेंसिटिव मार्कर भी सबसे पहले कौन सा आता है, आपको देखना होता है फेरिटिन को, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइमॉर्फिक एनीमिया क्या होता है। देखो बेटा डाइमॉर्फिक एनीमिया का मतलब क्या है, जनरली यदि आयरन की कमी होती है ना, तो आयरन की कमी से आरबीसी की साइज छोटी हो जाती है। कैसी हो जाती है, माइक्रोसाइटिक, छोटी हो जाती है। बट यदि किसी पेशेंट के अंदर दो टाइप की आरबीसी दिख रही है, छोटी आरबीसी भी दिख रही है और बड़ी आरबीसी भी दिख रही है, तो इसको बोलते हैं डाइमॉर्फिक। और ऐसा पैटर्न आपको कब दिखता है, जब उस पेशेंट में आयरन के साथ साथ और किसकी कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर मैटरनल मोटिलिटी या फिर ऑल द वर्ल्ड में देखा जाए तो जो मदर होती है उसकी मोटिलिटी का मेन रीजन क्या है, पीपीएच। बट यदि आपसे ये पूछा जाए कि आपको ये बताना है कि मैटरनल मोटिलिटी का इनडायरेक्ट कॉज क्या है, डायरेक्ट कॉज पूछा जाए तो बेटा पीपीएच है, बट इनडायरेक्ट कॉज क्या है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए कि इसके ट्रीटमेंट कैसे करने हैं। बेटा जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, तो इसमें आपको दो चीजें देखनी है। पहली चीज देखनी है उसका वीक कौन सा चलता है, और दूसरी चीज देखनी होती है उसमें कितना ग्राम एचबी है, ठीक है। चलो हम इसको ना मैनेजमेंट को दो हिस्सों में देके पढ़ते हैं। एक हम पढ़ेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मैनेजमेंट और दूसरा हम पढ़ेंगे सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर का मैनेजमेंट। सबसे पहले है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मैनेजमेंट। यदि कोई पेशेंट आपके पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती है और उसके अंदर आपको सबसे पहले क्या देखना है, ट्राइमेस्टर। तो कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, हमारा पहला। अब हम उस पेशेंट में एचबी देखेंगे, एचबी कितना है, 5 ग्राम से ज्यादा है या 5 ग्राम से कम है। यदि 5 ग्राम से ज्यादा है तो हमको ओरल टैबलेट देनी है, और 5 ग्राम से कम है तो हमको क्या देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है कि हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ओनली दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ओरल आयरन और एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसका मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप आईवी आयरन नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते, आईवी आयरन क्या होते हैं बेटा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के मैनेजमेंट की। देखो यदि पेशेंट आपके पास आती है और उसमें कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, तो अब हमारा दूसरा काम क्या होता है, एचबी देखना। यदि एचबी 7 ग्राम से ज्यादा है या 7 ग्राम से कम है। यदि एचबी 7 ग्राम से ज्यादा है तो अब हम वीक देखेंगे, कौन सा वीक चल रहा है, 34 वीक से ज्यादा है या 34 वीक से कम है। यदि उस पेशेंट का 34 वीक से ज्यादा चल रहा है तो उस कंडीशन में उसको आईवी आयरन देना है। कैसे देना है बेटा, आईवी आयरन, इसको पेरेंटल आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि आपका पेशेंट 7 ग्राम से ज्यादा एचबी है बट 34 वीक से पहले आ रहा है, तो सॉरी 34 वीक से कम में आ रहा है, तो उस ऑब्वियसली 34 वीक से पहले आ रहा है, सॉरी, तो उसको हम ओरल आयरन दे देते हैं। उसको कैसे आयरन देते हैं, ओरल आयरन देते हैं। यदि आपके पास सेकंड पेशेंट है जिसमें एचबी 7 ग्राम से कम है, अब उसमें आपको देखना है कितना कम है, 7 ग्राम से कम, 5 ग्राम से कम है या 5 ग्राम से लेकर 7 ग्राम के बीच में। यदि 5 ग्राम से भी कम है तब आपका आंसर होगा उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, और 5 और 7 ग्राम के बीच में है तो अगेन आपको वीक देखना है, 34 वीक से कम है या 34 वीक से ज्यादा है। यदि 34 वीक से ज्यादा है तो उस कंडीशन में बीटी देना है,
34 वीक से कम है तो उस कंडीशन में आपको आईवी आयरन देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें 3 चीजें पता चलती है कि आपके पास सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 मेथड होती है। कौन कौन सी है? एक आईवी आयरन, एक ओरल आयरन और तीसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो तीनों फॉर्म्स को पढ़ते हैं। देखो ओरल फॉर्म कौन सी है, तो बेटा देखो टैबलेट तो सेम ही रहेगी, टैबलेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। टैबलेट कौन सी दे रहे थे? अनीमिया मुक्त भारत योजना के अकॉर्डिंग उस टैबलेट का कंपोजिशन क्या था? उसमें आयरन था और साथ में क्या था? फॉलिक एसिड। और जनरली हम कितनी दे रहे थे? दिन में 1 बार दे रहे थे। बट वो कब दे रहे थे? यदि हमें एनीमिया से प्रिवेंट करना है। बट अभी हमारे पास जो पेशेंट है उसमें क्या हो चुका है? अभी ऑलरेडी एनीमिया हो चुका है, तो अभी तो हमें ट्रीटमेंट करना है। तो ओनली एक दवाई से काम नहीं चलेगा, तो हमें दवाइयाँ कितनी देनी पड़ेगी? बीडी देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी? बीडी, मतलब दिन में कितनी देनी है? 2 देनी है। कब तक 2 देनी है? टिल कब तक देनी है? जब तक कि उसका HB कितना हो जाए? 11 नहीं हो जाए। जैसे उसका HB 11 हो जाता है, अब अगेन किस पे शिफ्ट करोगे? अब उसको बोलना है कि अब आपको सिर्फ कितनी लेनी है? दिन में 1 लेनी है। ठीक है, तो जब तक HB 11 नहीं हो जाता ना, तब तक आपको 2 देनी है। जैसे 11 HB हो जाता है, फिर आप कितनी दे दोगे? 1 देंगे। दूसरी चीज आपको याद क्या रखनी है कि जैसे ही ओरल फॉर्म स्टार्ट करते हैं, उसके बाद HB कब चेक करते हैं? उसके बाद HB कब चेक किया जाता है? तो बेटा देखो बेस्ट आंसर तो है 3 वीक बाद चेक कर लेना चाहिए, पर कई बार क्या होता है पेशेंट को याद नहीं रहता कि 3 वीक बाद आना है, तो हम राउंड फिगर में बोलते हैं कि उसको कितने महीने बाद बुलाना है। 1 महीने बाद बुलाओ, 1 महीने के बाद उसका क्या चेक करना है? HB चेक करना है। ठीक है, अब बेटा हम देख पढ़ते हैं अबाउट द आईवी फॉर्म। कौन सी फॉर्म पढ़ते हैं? आईवी फॉर्म, कि हम आईवी रूट से कितने टाइप्स के आयरन दे सकते हैं। तो 3 टाइप के आयरन होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका फर्स्ट जो आयरन है वो है डेक्स्ट्रन। कौन सा है? डेक्स्ट्रन। ठीक है, आयरन डेक्स्ट्रन बोलते हैं इसको, आयरन डेक्स्ट्रन। सेकंड होता है आयरन सुक्रोज और तीसरा होता है FCM। देखो यदि हम आयरन डेक्स्ट्रन की बात करें ना, ये इसको हम IM रूट से देते हैं, और बेटा इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट ये होता है कि इससे एलर्जी होती है। इससे क्या होती है? एलर्जी होती है। इसीलिए पहले इसका टेस्ट करना जरूरी है, टेस्ट डोज, उसके बाद इसको दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन सुक्रोज की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो मोस्ट कॉमन हमारे हॉस्पिटल्स में जो यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? आयरन सुक्रोज। ये मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं बेटा? तो ये हम मैक्सिमम दे सकते हैं 200 मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं। ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं लास्ट FCM का। इसका पूरा नाम होता है फेरस कार्बोक्सी माल्टोज। ये बेस्ट आयरन की फॉर्म है, और यदि आपको इसको देना है तो ये मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? हम दिन में 1000 मिलीग्राम पर डे मैक्सिमम दे सकते हैं। तो बेटा ये हो गया आपका आयरन डेफिशिएंसी इन द प्रेगनेंसी। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अबाउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? देखो सिंपल से टर्म मैं आपको बताती हूँ। ऐसी प्रेगनेंसी जो यूट्राइन कैविटी में ना होकर यूट्राइन कैविटी के बाहर होती है, उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या हो गया? आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी, आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी। ठीक है, अब सेकंड चीज आपको क्या पढ़नी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो देखो पहले हम कुछ वन लाइनर सॉल्व करते हैं। तो देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बेटा ना मोस्ट कॉमनली कहाँ होती है? पहला क्वेश्चन ये है। तो मोस्ट कॉमनली ऑल ओवर यदि देख पूछा जाए तो ऑल ओवर मोस्ट कॉमन होती है बेटा ये ट्यूब में। किस कहाँ पर होती है? ट्यूब में, मतलब फैलोपियन ट्यूब की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पर है? तो मोस्ट कॉमन साइट बेटा होती है एम्पुला में। कहाँ पर होती है? एम्पुला में। पहला क्वेश्चन। दूसरा, यदि एग्जामिनर ये पूछता है कि नहीं तुम मुझे ट्यूब में मत बताइए, आप बताइए कि ट्यूब के अलावा मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, तो अब आपका आंसर होता है बेटा ओवेरी। मोस्ट कॉमन साइट फिर कौन सी होती है? ओवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपसे एग्जामिनर पूछता है कि लीस्ट कॉमन साइट कौन सी है, तो ट्यूब में यदि लीस्ट कॉमन साइट पूछा जाए तो इंटरस्टिशियल क्या होती है? इंटरस्टिशियल पार्ट। और यदि ऑल ओवर पूछा जाए तो ऑल ओवर लिस्ट कॉमन कौन सी साइट है? तो जो प्रीवियस सिजेरियन जहां पर किया है ना, तो वहां पर जो स्कार लगाते हैं वहां पर लिस्ट कॉमन हो सकती है। और दूसरा आपका आंसर जाएगा सर्वाइकल एक्टोपिक जो है वो लीस्ट कॉमन है।
अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉन्गेस्ट सर्वाइवल एक्टोपिक कौन सी है। मतलब जनरली जो एक्टोपिक होती है वो 6 से लेकर 8 वीक में रप्चर हो जाती है, बट ऐसी कौन सी एक्टोपिक है वो जो काफी लंबे टाइम तक रह सकती है। तो यदि पूछा जाए ट्यूब में ऐसी कौन सी साइट है जहां पर लॉन्ग टाइम तक प्रेगनेंसी सर्वाइव करती है, तब आपका आंसर होगा इंटरस्टिशियल। क्या आंसर होगा? इंटरस्टिशियल। और यदि आपसे पूछा जाए नॉन ट्यूब पार्ट बताओ, या फिर आपको दूसरे तरीके से ये पूछा जाए कि ओवरऑल सब में मिलाकर बताओ कि कौन सी जगह पर प्रेगनेंसी है जो काफी लॉन्ग टाइम तक टिकती है, तो फिर आपका आंसर होगा एब्डोमिनल एक्टोपिक जो होती है ना वो लॉन्गेस्ट सर्वाइवल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं। तो बेटा देखो, हिट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी एक टाइप की ट्वीन प्रेगनेंसी है। कैसी प्रेगनेंसी है? ट्वीन प्रेगनेंसी है, पहली बात। दूसरी बात देखो, हिट्रोटॉपिक का मतलब क्या हो गया, मानो ये आपका यूट्रस है एंड ये आपकी क्या है, फैलोपियन ट्यूब। इस पेशेंट में जो प्रेगनेंसी हुई है, एक प्रेगनेंसी तो यूट्रस के अंदर है और दूसरी प्रेगनेंसी का है फैलोपियन ट्यूब में, मतलब 2 प्रेगनेंसी है। ऐसी प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं हिट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी। इट मीन्स 1 प्रेगनेंसी तो कहाँ पर है, यूट्रस के अंदर है, और जो सेकंड प्रेगनेंसी है बेटा वो कहाँ पर है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर है। ऐसे का मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, इस टाइप की प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं कि किसी पेशेंट में यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो कैसे पता चलता है कि एक्टोपिक है। तो सबके अलग अलग साइन सिम्टम है। यदि नॉर्मल एक्टोपिक है तो साइन सिम्टम क्या आएगा, यदि उस पेशेंट में रप्चर हो गई है एक्टोपिक तो साइन सिम्टम क्या आएगा। और तीसरी कंडीशन में आपको वो पढ़ाऊंगी जहां पर अभी तक हमें पता नहीं है रप्चर हो चुकी है, बट हम ऐसा अंदाजा लगा रहे, ऐसा सस्पेक्ट कर रहे कि उस पेशेंट में क्या हो चुका होगा, रप्चर। तो सबके अलग अलग साइन है, अनरप्चर के अलग साइन सिम्टम होंगे। हम यदि सस्पेक्ट करते हैं रप्चर है तो उसके साइन क्या है, और जो ऐसे साइन जो कंफर्म बता देते हैं कि रप्चर है उसके साइन क्या क्या होंगे। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनरप्चर्ड के साइन। सबसे पहले हम किसके साइन पढ़ेंगे, अनरप्चर्ड के साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन बेटा जो साइन देखने को मिलता है दैट इज अ पेन। कौन सा साइन मोस्ट कॉमन होता है, पेन। दूसरा साइन जो आपको देखने को मिलेगा, पेशेंट आपको कंप्लेन करेगी कि उसको पर वजाइनल क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। एंड जो तीसरा साइन जो आपको देखने को मिलता है दैट इज एमेनोरिया। वो क्या मिलेगा आपको, एमेनोरिया। 3 साइन मिलेंगे। यदि एग्जामिनर पूछे मोस्ट कॉमन साइन इन द एक्टोपिक प्रेगनेंसी देन योर आंसर विल बी द पेन। अब हम पढ़ते हैं सस्पेक्टेड रप्चर। इसका मतलब है अभी तक रप्चर हुआ नहीं है पर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यदि ऐसे कुछ साइन आएंगे तो पेशेंट हो सकता है कि पेशेंट में रप्चर हो चुका है। सबसे पहला साइन होता है डैनफोर्थ साइन। पहला साइन कौन सा है बेटा, डैनफोर्थ साइन। अब व्हाट इज अ डैनफोर्थ साइन, देखो जब भी है ना आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर होगी, मान लो ट्यूब रप्चर हुई तो ट्यूब में ब्लीडिंग होगी और वो ब्लीडिंग सब कहाँ जाएगी, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जाएगी। तो पेरिटोनियल कैविटी में कंप्लीटली आपको क्या मिलेगा, ब्लड मिलेगा। इसको हम बोलते हैं हीमोपेरिटोनियम। अब जो हीमोपेरिटोनियम जब होता है ना तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है, शोल्डर में पेन होता है। क्या पेन होता है, शोल्डर के अंदर आपको क्या मिलेगा, पेन मिलेगा। इसी पेन को हम बोलते हैं डैनफोर्थ साइन। पहला साइन तो आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा साइन आपको क्या देखने को मिल सकता है, उस पेशेंट में हो सकता है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है। क्या है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। मतलब जब पेशेंट की पोजीशन चेंज होती है तब उसका बीपी क्या मिलता है आपको, लो मिलता है। एंड थर्ड साइन जो आपको ये बताता है कि हो सकता है उस पेशेंट में रप्चर है दैट इज अर्ज टू डिफिकेट। अर्ज टू डिफिकेट, ठीक है। ये हो गया आपके 3 साइन। अब हम बात करते हैं रप्चर्ड के साइन। मतलब ऐसे साइन जो आपको कंफर्म्ड बता देते हैं कि उस पेशेंट में क्या हो चुका है, प्रेगनेंसी रप्चर हो चुकी है। तो कौन कौन सी साइन ऐसे साइन है, पहला ही साइन, यदि किसी पेशेंट में प्रेगनेंसी रप्चर है तो पेशेंट शॉक में जनरली जाएगी। और शॉक के साइन सिम्टम क्या होंगे, बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और पल्स रेट बढ़ जाएगी, पहला साइन। दूसरा, यदि ट्यूब रप्चर हो चुकी है तो पूरे पेरिटोनियम में ब्लड होगा। इसीलिए यदि आप पर एब्डोमेन उस पेशेंट को चेक करेंगे तो पर एब्डोमेन आपको क्या मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगी, रिजिडिटी मिलेगी, गार्डिंग साइन मिलेगा। ठीक है, कौन सा साइन मिलेगा, गार्डिंग साइन मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगी और रिजिडिटी मिलेगी। ठीक है, यदि ऐसे कोई साइन आ रहे हैं इसका मतलब उस पेशेंट में क्या हो चुका है, रप्चर। दूसरा आपको बताती हूँ, यदि किसी पेशेंट में हीमोपेरिटोनियम में क्या है, हीमोपेरिटोनियम, इसका मतलब पूरे पेरिटोनियम में क्या है, ब्लड है। और जहां यदि स्किन के नीचे, टिश्यूज के नीचे ब्लड होगा ना तो वो पर्टिकुलर एरिया आपको ब्लू कलर का दिखता है। इसलिए आपको दो जगह ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलेगा। कितनी जगह ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलेगा, 2 जगह। एक तो मिलेगा अराउंड द अम्बलाइकस,
एक कहाँ मिलेगा, अराउंड दी अम्बिलिकस, अम्बिलिकस के चारों तरफ क्या मिलेगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ठीक है। और दूसरा जो आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा फ्लैंक एरिया में। कहाँ मिलेगा, फ्लैंक एरिया में। फ्लैंक का मतलब एरिया होता है बेटा, ये आपका कमर के पीछे वाले साइड वाला एरिया, ठीक है, साइड कॉर्नर, वहां पर आपको क्या मिलेगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन। यदि आपको अराउंड द अम्बिलिकस ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलता है, उसको बोलते हैं कुलन साइन, उसको हम क्या बोले, कुलन साइन। कुलन साइन को देखो ऐसा देखो, यू मतलब अम्बिलिकस, सी मतलब सेंटर ऑफ द अम्बिलिकस। और यदि फ्लैंक रीजन में ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलता है, उसको हम बोलते हैं टर्नर साइन, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्नर साइन। ये दोनों ही साइन किसके अंदर आते हैं बेटा, हीमोपेरिटोनियम में, ठीक है। एक वन मोर थिंग, कुलन साइन आपको पैनक्रियाटाइटिस के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो बेटा ये हो गया आपके 3 साइन, किस किस के, अनरप्चर्ड के, सस्पेक्टेड रप्चर्ड के और रप्चर्ड प्रेगनेंसी के। अच्छा, इसके अलावा पर वेजाइनल आपको कौन कौन से साइन देखने को मिल सकते हैं, तो पर वेजाइनल हो सकता है उस पेशेंट में आपको 2 साइन देखने को मिल सकते हैं। एक तो आपको एडनेक्सल मास मिलेगा, और दूसरा आपको क्या मिलेगा, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। और क्या मिलेगा, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। मोस्ट कॉमन कौन सा साइन मिलेगा, एडनेक्सल मास पर वेजाइनल। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। देखो, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो हमको सॉरी हमको एक सोनोग्राफी करनी है। कौन सी सोनोग्राफी करेंगे, टीवीएस। अब टीवीएस में देखो आपके पास 2 फाइंडिंग है। एक तो फाइंडिंग है कि यदि जेस्टेशनल सैक और योग सैक, कौन सा सैक, जेस्टेशनल सैक और योग सैक, ये आपको कहाँ मिल रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में अपीयर हो रहे हैं। इसका मतलब कंफर्म है वो कैसी प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको टीवीएस, आप टीवीएस करते हो और उसके अंदर जेस्टेशनल सैक तो है, कौन सा सैक है, ओनली जेस्टेशनल सैक है, बट योग सैक नहीं है। दूसरी चीज, आपको ट्यूब में कौन सा साइन दिखता है, या तो रिंग ऑफ फायर साइन दिखता है या बेगल साइन दिखता है। इन तीनों में से कुछ भी दिखता है तो हम ये सस्पेक्ट करेंगे, अगेन मैं कह रही हूँ क्या करेंगे, सस्पेक्ट करेंगे कि उसमें क्या हो सकता है, एक्टोपिक। कंफर्म एक्टोपिक नहीं है, कंफर्म एक्टोपिक कौन सी वाली, ये कंफर्म है। यदि दोनों सैक दिखते हैं मतलब कंफर्म है, बट यदि ओनली एक ही सैक दिखता है और रिंग ऑफ फायर या बेगल साइन दिखे, तो हम ये क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसमें क्या है, एक्टोपिक है। चलो अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कौन सा डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं, बीटा एससीजी। तो बेटा आपको बीटा एससीजी की क्रिटिकल वैल्यू याद रखनी है। टीवीएस में बीटा एससीजी की क्रिटिकल वैल्यू होती है 2000 और टीएएस में इसकी क्रिटिकल वैल्यू होती है 6500। अब चलो देखो पढ़ते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है। देखो, हम है ना 2 टाइप की सोनोग्राफी करते हैं, एक करते हैं टीवीएस और एक करते हैं टीएस। हमें जो सबसे पहली स्ट्रक्चर दिखती है सोनोग्राफी में, जो ये बताती है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है, वो होता है जेस्टेशनल सैक। वो कौन सा होता है, जेस्टेशनल सैक। और हमको जेस्टेशनल सैक पहले किस में दिखता है, टीवीएस में दिखता है, उसके बाद किस में दिखता है, टीएएस में दिखता है, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी में दिखता है। ओके, तो जब हमको जेस्टेशनल सैक टीवीएस में दिखता है, उस टाइम बीटा एससीजी की वैल्यू होती है 2000। मतलब जब 2000 वैल्यू होगी आपकी बॉडी में बीटा एससीजी, तब आपको क्या दिख जाना चाहिए, जेस्टेशनल सैक, ठीक है। जब हम ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी करते हैं और यदि उसमें हमें जेस्टेशनल सैक दिखता है, तब हमारे अंदर बीटा एससीजी की वैल्यू कितनी होती है, 6000 और 500। इसका मतलब ये है कि यदि किसी की बॉडी में 6500 का बीटा एससीजी है, इसका मतलब उसके ट्रांस एब्डोमिनल यदि सोनोग्राफी करोगे तो उसमें कंफर्म है कि अब तक तो क्या दिख जाना चाहिए, जेस्टेशनल सैक। इन दोनों को हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है। तो बेटा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आपका जाएगा लेप्रोस्कोपी। कौन सा टेस्ट होगा, लेप्रोस्कोपी। इसके अलावा और कुछ अदर टेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलो अदर टेस्ट कौन कौन से कर सकते हैं, हम सीरम प्रोजेस्टेरॉन चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं, सीरम प्रोजेस्टेरॉन। और हम क्या चेक कर सकते हैं, हम कल्डोसेंटेसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कल्डोसेंटेसिस। व्हाट इज अ कल्डोसेंटेसिस, तो देखिए बेटा, ये है आपका यूट्रस, ये क्या है आपका यूट्रस। आगे की साइड होता है ब्लेडर, पीछे की साइड होता है रेक्टम। तो बिटवीन द यूट्रस और बिटवीन द रेक्टम यहाँ पर एक पाउच होता है, उस पाउच को हम बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। इसी पाउच का दूसरा नाम होता है कल्डोसैक, इसी को हम क्या बोलते हैं, कल्डोसैक। जब यहाँ पर कुछ भी फ्लूइड भरता है ना, उस फ्लूइड को हम क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं। उस एस्पिरेशन को, प्रोसेसर को हम बोलते हैं कल्डोसेंटेसिस। तो यदि आपको कल्डोसेंटेसिस
बेसिस में क्या मिल रहा है, ब्लड मिल रहा है, और उस ब्लड को यदि आप बाहर रखते हो, आप एक वैक्यूम में, तो उस ब्लड के अंदर यदि क्लोट नहीं बनता है, इसका मतलब वो पेशेंट में क्या हो चुका है, रप्चर्ड एक्टोपिक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट। हम दो अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट पढ़ेंगे। एक बार हम पढ़ेंगे रप्चर्ड का और बाद में हम पढ़ेंगे अनरप्चर्ड का। देखो, सबसे पहले हम रप्चर्ड का मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि देखिए, इसको मैं आपको एक केस सिनेरियो के साथ पढ़ाती हूँ कि एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। देखो, पहला क्वेश्चन, यदि एग्जामिनर कोई ऐसा बोलता है कि एक पेशेंट में पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, इसके साथ में उसके पर वजाइनल क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, पेन हो रहा है और पर वजाइनल क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। पेशेंट जो है वो अनस्टेबल है। पेशेंट क्या है, अभी तक वाइटल्स जो है बेटा वो अनस्टेबल है, और यदि आपने उसकी यूपीटी की तो यूपीटी क्या आई है, पॉजिटिव। देखो, जब भी ऐसा कुछ साइन हो ना जहाँ पर ब्लीडिंग है, पेन है और यूपीटी क्या आई है, पॉजिटिव आ रही है, तो एक बार में दिमाग में सबसे पहले आएगा कि उसके अंदर क्या होगी, एक्टोपिक। ठीक है, अब देखो, अब ऑब्वियसली बात है, पेशेंट आपके पास अनस्टेबल वाइटल्स के साथ आई है, तो आपको सबसे पहले उसके वाइटल्स को स्टेबल करना है। इसका मतलब पेशेंट को पहले रिससिटेट करना है। क्या करना है, रिससिटेशन करना है। ठीक है, रिससिटेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसमें आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है, 2 बड़े लार्ज कैन्युला लगाने हैं, कैथेटर करना है उस पेशेंट के अंदर। यदि आपको लगता है कि ब्लड की जरूरत है तो हमको ब्लड भी उसको चढ़ा सकते हैं। तो पहले तो क्या करना है, रिससिटेशन। उसके बाद में आपको पर एब्डोमिनल क्या करना है, एग्जाम करना है, कि पर एब्डोमेन चेक करना है कि उसका एब्डोमेन कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं पर एब्डोमेन के चेक करने के बाद। पहला ऑप्शन, यदि आपको लगता है कि पर एब्डोमेन के अंदर टेंडरनेस है, क्या है बेटा, टेंडरनेस है, रिजिडिटी, ऐसा कुछ भी लगता है, या कूलन साइन है, टर्नर साइन है, तो देखो ये सारे साइन किस में बताए थे मैंने, कंफर्म रप्चर्ड में। इसका मतलब उस पेशेंट में कंफर्मली क्या हो चुका है, रप्चर्ड हो चुकी है। अब जब आपको कंफर्म पता है रप्चर्ड हो चुकी है, तो सिंपल सी बात है, अब आपको यूएसजी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली उस पेशेंट क्या करेंगे हम, मैनेजमेंट। और देखो, हमेशा रप्चर्ड एक्टोपिक में मैनेजमेंट कैसे होता है, सर्जिकल। और कौन सी सर्जरी की जाती है, साल्फिंजेक्टमी। कौन सी सर्जरी की जाती है, साल्फिंजेक्टमी। और इस साल्फिंजेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के उस भाग को कट करके हमको क्या कर देना, निकाल देना है। ठीक है, अब देखो, आपके पास 2 तरीके हैं साल्फिंजेक्टमी करने के। कौन कौन से तरीके होते हैं, देखना है कि पेशेंट स्टेबल है या नहीं है। यदि पेशेंट स्टेबल है, ठीक है, वाइटल्स उसके स्टेबल हो चुके तो हम लेप्रोस्कोपी से करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, लेप्रोस्कोपी से। और यदि आपको लगता है कि नहीं, अभी तक पेशेंट के वाइटल्स स्टेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेप्रोटॉमी। तो हम क्या करेंगे बेटा, लेप्रोटॉमी। ठीक है, ये बेटा हो गया अबाउट द, यदि आपको पर एब्डोमेन क्या मिलती है, रिजिडिटी। सेकंड आपके पास और दूसरा केस क्या हो सकता है, एग्जामिनर खुद बोलता है कि पर एब्डोमेन रिजिडिटी नहीं है। क्या नहीं है, रिजिडिटी नहीं है, पेशेंट रिलैक्स है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, रिजिडिटी नहीं है। तो अब देखो, अब आपको कंफर्म तो नहीं पता उसमें रप्चर हुआ है कि नहीं रप्चर हुआ, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमको क्या करवानी पड़ेगी, यूएसजी। ठीक है, इन द केस यदि यूएसजी में ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई पेशेंट किसकी है, रप्चर्ड की है, तो आपको आप क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप अगेन क्या करोगे, सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरी बात, यदि पेशेंट के आप यूएसजी करवाने भेज रहे हो तो सिंपल सी बात है, उस पेशेंट के वाइटल स्टेबल होंगे तभी भेजेंगे। तो अब जब उसके वाइटल स्टेबल है, तब हम क्या करेंगे, साल्फिंजेक्टमी तो करेंगे अगेन, यदि रप्चर्ड है तो। पर वो साल्फिंजेक्टमी कैसे करेंगे, थ्रू द लेप्रोस्कोपी। ठीक है, ये बेटा मैनेजमेंट हो गया अबाउट द रप्चर। अब चलो हम अब मैनेजमेंट पढ़ेंगे अनरप्चर का। तो देखो, अनरप्चर के मैनेजमेंट करने के 2 तरीके, मेडिकल मेथड से भी कर सकते हो और सर्जिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेडिकल मैनेजमेंट क्या कौन सा होता है। तो देखो, मेडिकल मैनेजमेंट से ऑब्वियसली आपको ये बात तो समझ में आ गई कि हम एक मेडिसिन यूज करेंगे। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है मेडिकल मैनेजमेंट में, मीथोट्रेक्सेट ड्रग ऑफ चॉइस है। इसको कैसे दिया जाता है बेटा, इसके इंजेक्शन को आईएम देते हैं। इसकी डोज कितनी होती है, 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आपको देना है 1 मिलीग्राम पर केजी देना है।
ठीक है। इसको कैसे देना है, सिंगल डोज देनी है, ओनली कैसे डोज देनी है, सिंगल। सेम ड्रग मैं आपको एक जगह और मोलार प्रेगनेंसी पे पढ़ाऊंगी, वहां पर इसको मल्टीपल डोज में दिया जाएगा। अब देखो कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जो यदि फुलफिल होंगे तो ही हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, अदरवाइज हमको मेडिकल मैनेजमेंट नहीं करना, हमको डायरेक्टली कौन सा करना है, सर्जिकल। तो देखो क्राइटेरिया कौन कौन सा है जो मेडिकल मैनेजमेंट बताता है। इनको सबसे पहला क्राइटेरिया, यदि उस पेशेंट का बीटा एचसीजी 5000 से कम है तो हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट। दूसरा, मेडिकल मैनेजमेंट आप तभी करोगे जब पेशेंट के वाइटल क्या है बेटा, स्टेबल है। तीसरा, यदि उस पेशेंट के अंदर जेस्टेशनल सैक चेक किया और उस सैक की साइज 4 सेंटीमीटर से कम है, तभी आपको क्या करना है, मेडिकल मैनेजमेंट। चौथा, उस पेशेंट की फैमिली जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, पेशेंट की फैमिली अभी तक कंप्लीट नहीं है, तब हमको क्या करना है, मेडिकल मैनेजमेंट। एंड द लास्ट वन, ये ऑप्शनल है नो डाउट, बट यदि आपको एग्जामिनर ये बोलता है कि कार्डियक एक्टिविटी क्या है, एब्सेंट है, तो हमको कौन सा मैनेजमेंट करना है, मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट कब करेंगे। तो देखो जस्ट अपोजिट में लेके चलते हैं। यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी फैमिली क्या हो चुकी है, पहली बात फैमिली क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, उसकी बॉडी में जो बीटा एचसीजी है वो 5000 या 5000 से ज्यादा है, उसके अंदर जो सैक की जो साइज है बेटा वो 4 या 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है। इसके अलावा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसके अंदर अभी तक कार्डियक एक्टिविटी क्या है, प्रेजेंट है। अगेन कह रही है ऑप्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि प्रेगनेंसी क्या हो चुकी है, रप्चर्ड है। ऑब्वियसली बात है, जब रप्चर्ड है तो हम मेडिकल मैनेजमेंट नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम अपना सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। एंड द लास्ट वन, आपने मेडिकल ट्राई कर लिया है बट मेडिकल मैनेजमेंट डेटा क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, तब हम क्या करेंगे, सर्जिकल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम किसका मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, अनरप्चर्ड का। और अनरप्चर्ड में सर्जरी करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2 तरीके। ऑब्वियसली बात है, यदि रप्चर हो गया है तो हमको ट्यूब निकालनी पड़ेगी, बट यदि रप्चर नहीं हुआ है तो अब हमें फालतू में ट्यूब क्यों निकालनी, हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो अगेन हमारे पास कितने तरीके होते हैं, इसी के बेस पे हमारे पास 2 टाइप की सर्जरी होती है। एक होता है साल्फिंजोटॉमी और एक दूसरा होता है साल्फिंजोऑस्टमी। इनको साल्फिंजोटॉमी में क्या है, जैसे ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर एक प्रोडक्ट है, हमने क्या किया, इस ट्यूब पर एक लीनियर कट मारा, ठीक है, लीनियर कट मार के ट्यूब को ओपन किया, इस प्रोडक्ट को हमने बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद इसके ऊपर क्या ले लिया, हमने स्टीच ले लिए। तो हमने क्या किया है, इसके अंदर क्या लिए, स्टीच लिए है, ठीक है। इसमें जो हीलिंग होती है बेटा वो प्राइमरी इंटेंशन से होती है। किससे होती है हीलिंग, प्राइमरी इंटेंशन से होती है। इस टाइप की सर्जरी को हम बोलते हैं साल्फिंगोटॉमी। अब देखो नेक्स्ट सर्जरी होती है साल्फिंगोऑस्टमी। ऑस्टमी मतलब ओपन करना। तो मानो एक ट्यूब है, इस ट्यूब से हमने क्या किया, प्रोडक्ट को निकाला और उसके बाद में इस कट करके निकाल दिया। हमने स्टीच नहीं लिए, हमने क्या नहीं लिए बेटा, स्टीच थे वो नहीं लिए। तो इसमें जो हीलिंग होती है अपना आप हो जाएगी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंटेंशन से हीलिंग होती है। किस इंटेंशन से हीलिंग होती है, सेकेंडरी इंटेंशन से होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम अब ये पढ़ेंगे एल्गोरिथम ऑफ अनरप्चर। इसका मतलब ये है बेटा कि यदि आपके पास कोई ऐसी पेशेंट आई है जो क्वेरी एक्टोपिक है, कैसी है, क्वेरी एक्टोपिक, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करते और अभी तक एक्टोपिक रप्चर नहीं हुई है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। देखो हम इसको केस सिनेरियो से समझते हैं। आपके पास कोई पेशेंट आई और वो बोलती है, उसकी यूपीटी करी और यूपीटी क्या आती है, पॉजिटिव। सेम चीज है, अगर मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जामिनर बोलता है एक पेशेंट को पेन हो रहा था एब्डोमेन में, पर वजाइनल क्या मिल रही है उसको, ब्लीडिंग मिल रही है। और जब आपने उसकी यूपीटी कराई, यूपीटी क्या आ गई बेटा उसकी, पॉजिटिव, और उसमें एमेनोरिया, उसमें क्या है बेटा, एमेनोरिया, ठीक है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि उसमें क्या हो सकती है, एक्टोपिक। फिर आप उसकी क्या कराओगे, सोनोग्राफी। बेटा ये पेशेंट स्टेबल है इसीलिए हम सोनोग्राफी में डायरेक्ट भेज रहे हैं। हमने जब रप्चर्ड में पढ़ा था तब वहां पे स्टेबल नहीं थी, इसलिए हमको डायरेक्ट सोनोग्राफी में नहीं भेजना। अभी पेशेंट की अनरप्चर्ड है, मतलब पेशेंट कैसी है, स्टेबल है, तो हम इसको किस में भेजेंगे, सोनोग्राफी करवाने के लिए। सोनोग्राफी करवाई, अब सोनोग्राफी में आपके पास बेटा देखो कितनी फाइंडिंग हो सकती है, 2 टाइप की फाइंडिंग आ सकती है।
पहली फाइंडिंग क्या बोलती है? पहली फाइंडिंग बोलती है कि एक ट्यूब में, सोनोग्राफी के अंदर ट्यूब में आपको एक जी सैक भी दिखा, जेस्टेशनल सैक भी दिखा है और योक सैक भी दिखा है, और दोनों कहाँ दिखे आपको? ट्यूब में दिखे। तो देखो सिंपल सी बात है, यदि जेस्टेशनल सैक और योक सैक दोनों ही ट्यूब में दिख गए, इसका मतलब कंफर्म हो चुका है भाई कि ये कौन सी प्रेगनेंसी है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया तो है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि सोनोग्राफी करी और आपको सोनोग्राफी के अंदर ओनली जेस्टेशनल सैक दिखा, या तो ओनली जेस्टेशनल सैक दिखा या फिर आपको दोनों में से कुछ नहीं दिखा। ठीक है, हाँ, और फिर उस तो यदि आपको ट्यूब के अंदर कुछ नहीं दिखा, ना जेस्टेशनल सैक दिखा ना योक सैक, या फिर ओनली जेस्टेशनल सैक दिखा, योक सैक नहीं दिखा, तो अभी आपके दिमाग अभी डाउट रहेगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार यूट्रस को भी चेक करते कि यूट्रस में तो नहीं है प्रेगनेंसी, और यूट्रस कैसा है बेटा? एम्प्टी है, यूट्रस में कोई सैक नहीं है। तो अब आपके पास क्वेरी उठती है कि एक्चुअल में एक्टोपिक है कि नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे उसका बीटा एचसीजी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? बीटा एचसीजी। ठीक है, बीटा एचसीजी। अब हमने कौन सी सोनोग्राफी की है? टीवीएस, और टीवीएस में बीटा एचसीजी का क्रिटिकल वैल्यू कितना बताया था मैंने? 2000। तो उस पेशेंट के अंदर यदि आपके ना बीटा एचसीजी की वैल्यू 2000 से ज्यादा है, कितनी है? 2000 से ज्यादा है या उससे कम है, हम ये देखेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, यदि उस पेशेंट के अंदर 2000 से ज्यादा यदि बीटा एचसीजी है, इसका मतलब भाई कंफर्म एक्टोपिक हो चुका है, और अब उसमें किसका ट्रीटमेंट करेंगे हम? एक्टोपिक का। ठीक है, बट यदि बीटा एचसीजी की वैल्यू 2000 से कम है, किससे कम है? 2000 से कम है, तो अभी तक कंफर्म नहीं था। हम क्या करते? रिपीट करवाते हैं। हम क्या करते? रिपीट करते बीटा एचसीजी को कितने घंटे बाद? 48 आवर्स बाद। अब 48 आवर्स के बाद हम वैल्यू देखते हैं बीटा एचसीजी की क्या है। यदि 48 आवर्स के बाद बीटा एचसीजी डबल हो जाता है, कितना हो जाता है? डबल हो जाता है, इसका मतलब एक्टोपिक नहीं है। वो प्रेगनेंसी कैसी है बेटा? इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है। दूसरा एक ऑप्शन होता है, वो इंक्रीज्ड होता है बट डबल नहीं होता, बट नॉट डबल, बढ़ता तो है बट डबल नहीं होता है। मानो जैसे आपने ना पहले फर्स्ट टाइम करवाया 1000 था, फिर है ना 48 आवर्स बाद चेक करवाया तो 1000 से यदि 2000 हो जाए तो इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है। बट 1000 से ओनली 1500 हुई, डबल नहीं हुई, 2000 नहीं हुई, पर बड़ी तो सही ना, 1500 भी तो हुई। इसका मतलब बढ़ती है बट डबल नहीं होती है, इसका मतलब उसमें कौन सी प्रेगनेंसी है? एक्टोपिक। और बढ़ के नहीं, इवन कम हो जाए, क्या हो जाए? कम, 1000 की जगह 500 ही रहेगी 48 आवर्स बाद, इसका मतलब उसमें क्या हो चुका है? अबॉर्शन। ठीक है बेटा, तो ये है आपका एल्गोरिदम कि हमको कैसे पता लगाना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी या नहीं है। अब लास्ट में एक और मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। देखो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट का मतलब हो गया, सिंपल सी बात है, हमें कोई खुद की तरफ से कोई मैनेज नहीं करना, ऑटोमेटिकली एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्ट हो जाएगी। तो ऐसा अब हम कम कर सकते हैं, ये हमको तभी करना है जब आपकी बॉडी में बीटा एचसीजी की वैल्यू कितनी है? 200 से कम है। ठीक है, ये बेटा विलियम्स की बुक्स बोलती है, और ये बेस्ट आंसर है। सच कहूँ तो 80 to 90% कंडीशन के अंदर यदि एचसीजी की वैल्यू 200 से कम है तो ऑटोमेटिकली एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिजॉल्व हो जाएगी। बट अपनी डीसी दत्ता जो है वो बोलती है कि एटलीस्ट कितना वैल्यू होना चाहिए? 1000। यदि 1000 से कम है बीटा एचसीजी तो हमें कौन सा मैनेजमेंट करना है? एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। ठीक है, या फिर दूसरा वो यू बोलता है कि आपको कोई भी सैक नहीं दिखता है, नो सैक विजिबल इन यूएसजी, कोई भी सैक नहीं दिखता है, या फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बीटा एचसीजी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको कोई मैनेजमेंट नहीं करना, जस्ट वेट एंड द वॉच। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेटा एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। तो ये हो गया आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब चलो पढ़ते हैं कुछ गोल्डन पॉइंट्स अबाउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला 1 का लाइनर क्वेश्चन कि मोस्ट कॉमन साइन कौन सा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? पेन होता है। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा है? वो है आपका बेटा पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। यदि आपसे पूछे मोस्ट कॉमन तो आंसर इज पीआईडी। बट आप इससे ये पूछे कि मैक्सिमम रिस्क फैक्टर कौन सा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक इज द मैक्सिमम रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट है, देखो कभी भी कॉन्ट्रासेप्शन यदि आप यूज करते हो उसकी वजह से है ना आपको एक्टोपिक नहीं होती है, बट यदि कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाता है तो आपको एक्टोपिक हो सकती है। तो कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव के फेल होने से सबसे ज्यादा एक्टोपिक हो सकती है? ट्यूबल सर्जरी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई पहले ट्यूबल लाइगेशन करवाया है और वो फेल हो गया, तो हम कौन सी प्रेगनेंसी हो सकती है? एक्टोपिक। दूसरा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से होती है? मिरेना जो होती है वो प्रोजेस्टेरोन आईयूसीडी होती है। तीसरा है आईयूसीडी, एंड द लास्ट में आता है प्रोजेस्टेरोन ओनली
पिल्स। तो सबसे बेस्ट आंसर होगा ट्यूबल सर्जरी, ठीक है। इसके अलावा यदि शोल्डर टिप पेन है, मतलब जिसको हम बोलते हैं डेनफोर्थ साइन, ये क्या दर्शाता है, इसका मतलब उस पेशेंट में क्या हो चुका है, हीमोपेरिटोनिया, ठीक है। अगेन यदि आपसे ये पूछा जाए कि आईयूसीडी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एक्टोपिक में, तो नहीं, आईयूसीडी इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। आईयूसीडी की वजह से कभी भी एक्टोपिक नहीं होती है, आईयूसीडी के फेल होने की वजह से क्या हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके डियर, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अबाउट द मोलार प्रेगनेंसी, ठीक है। तो मोलार प्रेगनेंसी जो बेटा होती है वो दो टाइप की होती है, कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी और पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी। बेटा चलो सब दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी। तो कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी जो होगी है ना, उसके अंदर जो जाइगोट बनेगा, उसके अंदर जो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। उसमें जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे, 46XX, कितने होते हैं, 46XX, ठीक है। इसके अंदर दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, इसके अंदर जो ओवम होता है वो एम्प्टी होता है। कैसा होता है बेटा, ओवम जो होता है वो कैसा होता है, एम्प्टी। मतलब देखो इस तरीके से है कि एक ओवम है और दूसरा एक स्पर्म है इन जनरल, तो दोनों के अंदर न्यूक्लियस होता है, बट इस ओवम में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो क्या करेगा, ये जो स्पर्म होगा ना, देखो इस ओवम के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, मतलब ओवम एम्प्टी है, और स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23। तो स्पर्म खुद ही अपने क्रोमोसोम्स को क्या कर देता है, डबल कर लेता है, और कितना बना देता है, 46। तो इस जाइगोट के अंदर 46 तो क्रोमोसोम होंगे, बट ये सारे के सारे 46 कहाँ से आएंगे, स्पर्म से आएंगे। इसलिए आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि स्पर्म तो एक होता है, कैसा होता है, मोनोस्पर्मिक होता है, बट जितना भी जीन आता है ना, वो सारा का सारा जीन किसका होता है, पैटर्नल होता है, मतलब फादर साइड का होता है, पहली बात। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी के अंदर यूएसजी में एक अपीयरेंस आती है, उस अपीयरेंस को हम कौन सी अपीयरेंस बोलते हैं, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। कौन सी अपीयरेंस आती है, स्नो स्टॉर्म। नेक्स्ट है, मोलार प्रेगनेंसी में एक सिस्ट बनता है, उस सिस्ट को हम बोलते हैं थीका ल्यूटीन सिस्ट। बेटा मैं अभी कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी में एक सिस्ट बनता है, उस सिस्ट को हम क्या बोलते हैं, थीका ल्यूटीन सिस्ट। तो ये थीका ल्यूटीन सिस्ट किस में बनता है, कंप्लीट मोलार में बनता है। नेक्स्ट चीज है कि यदि कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी होती है तो उसमें जो फंडल हाइट होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। मतलब मानो 18 वीक की प्रेगनेंसी है पर दिखने में लगता है 22 वीक की प्रेगनेंसी है, ठीक है, हाइट ज्यादा होती है। एंड द लास्ट वन, इसके अंदर जो बीटा एससीजी होता है उसका वैल्यू जो होगा वो 10 टू द पावर 5 से भी आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एंड द लास्ट, यदि आपसे ये पूछा जाए कि मोलार प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट कर दो, उसके बाद बीटा एचसीजी को नॉर्मल होने में कितना टाइम लगता है, तो आपको लगते हैं 9 वीक। मोस्ट कॉमन कौन सी मोलार होती है, कंप्लीट मोलार, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्शियल मोलार किसको बोलते हैं। ये इतनी कॉमन नहीं है, बट यदि इसमें जो जाइगोट बनता है ना, इस जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 69 होते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो बेटा ये ओवम है, ओवम में कितने क्रोमोसोम है, 23, और इस ओवम को एक साथ कितने स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, 2 स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं। इसलिए जो ये जाइगोट बनेगा ना, ये जाइगोट कितना, जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, 69, ठीक है। तो इस जाइगोट में क्रोमोसोम 69 होते हैं, पर स्पर्म कितने स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया, 2 स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, इसीलिए कैसा होता है, डाइस्पर्मिक। पहली बात, इसमें मैटरनल मदर की तरफ से भी और पैटर्नल फादर की तरफ से भी दोनों ही जीन होंगे, ठीक है। जबकि कंप्लीट में यदि बात करें तो कंप्लीट में ओनली पैटर्नल था, इसमें मैटरनल और पैटर्नल दोनों होते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी की यूएसजी करवाए तो उसकी यूएसजी में अपीयरेंस कैसी दिखती है, मिस्ड अबॉर्शन जैसी। कैसी अपीयरेंस दिखती है, मिस्ड अबॉर्शन जैसी। नेक्स्ट चीज है, इसके अंदर थीका ल्यूटीन सिस्ट नहीं बनता। इसमें कौन सा सिस्ट नहीं बनता, थीका ल्यूटीन सिस्ट क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बात करें, इसमें फंडल हाइट कितनी होती है, इसमें फंडल हाइट लगभग आपकी कितनी होगी, पीरियड ऑफ जेस्टेशन के इक्वल होती है। अब बीटा एचसीजी कितना होता है, तो बीटा एचसीजी की वैल्यू बढ़ी हुई होती है, नो डाउट नॉर्मल प्रेगनेंसी में, बट 10 टू द पावर 5 से क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। इसके अलावा लास्ट, पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी ऐसी प्रेगनेंसी है जिसमें कुछ अमाउंट में फीटस के भी टिश्यू होते हैं। देखो कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी में नहीं होते हैं, बट इसमें पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी में कुछ अमाउंट में फीटल टिश्यू भी आपको क्या मिलेंगे, प्रेजेंट होंगे।
एंड द लास्ट वन, बीटा एससीजी की जो वैल्यू होती है उसको नॉर्मल होने में कितना वीक लगता है, 7 वीक। ठीक है, ये हो गया बेटा कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी एंड द आपका पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी। अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम। पेशेंट में कौन कौन से साइन सिम्टम आते हैं मोलार प्रेगनेंसी में? देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपको पेशेंट पहला कंप्लेन करता है कि उसको ब्लीडिंग होती है। दूसरा, उसको जो पर वजाइनल जो ब्लीडिंग होती है ना, उसके अंदर ग्रेप्स लाइक वेसिकल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ग्रेप्स लाइक वेसिकल मिलते हैं। तो ये दो स्पेशल कंप्लेन करते हैं। तीसरी चीज, मोलार प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन होती है कंप्लीट, और भले पार्शियल भी हो बट दोनों में फीटस होगा नहीं, तो इसलिए फेंडल आपको एफएचएस सुनाई नहीं देती है। तो फीटल हार्ट साउंड क्या होती है बेटा? एब्सेंट। मोस्ट कॉमन है कंप्लीट। कंप्लीट में क्या मिलता है? फंडल हाइट जो होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। इसके अलावा नेक्स्ट, मैंने आपको एक लास्ट क्लास के अंदर वीडियो में आपको एक जगह बता रखा है कि मोलार प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन बढ़ता है? एचसीजी। और एचसीजी की जो स्ट्रक्चर होती है वो थायराइड के सिमिलर होती है, इसलिए जब जब बॉडी में एचसीजी बढ़ता है ना तब तब थायराइड भी बढ़ता है। इसीलिए उस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? हाइपर थायरॉइडिज्म। ठीक है, और एचसीजी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, इसीलिए उस पेशेंट में क्या और ज्यादा मिलेगा? नोजिया, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस। इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस है बेटा आपको टीवीएस करनी है। और टीवीएस में कौन सी अपीयरेंस होती है? या तो स्नो स्टॉर्म, या फिर इसी को हम बोलते हैं हनी कॉम्ब अपीयरेंस। कौन सी अपीयरेंस मिलती है? हनी कॉम्ब अपीयरेंस। बेटा देखो, ये स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है। ये कौन सी अपीयरेंस है आपको? स्नो स्टॉर्म। ठीक है, ये किस में देखने को मिलती है बेटा? मोलार प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड कौन सी है, तो वो है एचपीई, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब मैनेजमेंट कैसा करते हैं? ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा कि मोलार प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट कैसे होता है। मोलार प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट के लिए आपको याद रखना है, इसको मैनेज करते हैं सर्जिकली। और कौन सा मैनेजमेंट किया जाता है? सक्शन एंड इवेक्यूएशन। क्या करते हैं? सक्शन एंड द इवेक्यूएशन। ठीक है, उसके बाद सक्शन एंड इवेक्यूएशन करने के बाद आप क्यूरेटाज कर सकते हो। और कौन सा क्यूरेटाज किया जाता है? शार्प क्यूरेटाज करते हैं। कौन सा क्यूरेटाज करते हैं? शार्प क्यूरेटाज कर सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि 40 साल से ज्यादा किसी की पेशेंट की एज है और उसकी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसको मोलार प्रेगनेंसी डायग्नोस हो गई है, तो फिर आपका बेस्ट मैनेजमेंट आंसर होगा हिस्टेरेक्टमी। उसमें फिर क्या करेंगे? हिस्टेरेक्टमी। ठीक है, अब नेक्स्ट है पोस्ट सर्जिकल, मतलब सक्शन एंड इवैक्यूएशन करने के बाद में उस पेशेंट को एडवाइस क्या क्या करनी होती है। ठीक है, उस पेशेंट में तो देखो, सबसे पहले मोलार प्रेगनेंसी के पेशेंट को फॉलोअप करवाना पड़ता है। और फॉलोअप में कौन सा हार्मोन चेक करते हैं? बीटा एचसीजी। तो जैसे ही सक्शन एंड इवैक्यूएशन हुआ उसके 48 घंटे बाद, 48 आवर्स आफ्टर सक्शन एंड इवैक्यूएशन, आपको सबसे पहले पहला सैंपल भेजना है किसका? बीटा एचसीजी का। ठीक है, और ये आपको कब तक भेजना है? ऐसा आपको वीकली भेजना है। कैसे भेजना है? उसके बाद वीकली आपको बीटा एचसीजी करवाना है। कब तक करवाना है? वीकली, टिल 3 वैल्यू कितनी नहीं आ जाती? नॉर्मल नहीं आ जाती। जब तक 3 बार बीटा एचसीजी नॉर्मल नहीं आ जाए ना, तब तक आपको हर वीक भेजना है। फिर जैसे ही 3 वैल्यू नॉर्मल आ जाए, ठीक है, उसके बाद आपको एवरी मंथ भेजना है। और अब कितना भेजना है? हर महीने एटलीस्ट 6 मंथ तक हमको क्या करना है? एवरी मंथ भेजना है। ठीक है, अब हम चलो पढ़ते हैं इसके कुछ गोल्डन पॉइंट अबाउट द मोलार प्रेगनेंसी। सबसे पहला गोल्डन पॉइंट जो आपको नॉर्थ में बहुत बार पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन साइन क्या होता है मोलार प्रेगनेंसी का? आपको पर वेजाइनल क्या देखने को मिलती है? ब्लीडिंग। कौन सा सिस्ट बनता है? थीका ल्यूटीन सिस्ट बनता है। यदि देखो, जनरली प्री एक्लेम्पशिया जो होता है ना वो 20 वीक के बाद होता है, पर कोई एग्जामिनर यदि आपको यू बोलते हैं कि एक पेशेंट में प्री एक्लेम्पशिया है पर 20 वीक से पहले है, तो हमेशा एक बार सोचना कि उस पेशेंट में कौन सी प्रेगनेंसी होगी? मोलार प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके अलावा एचसीजी की वैल्यू बढ़ती है, इसलिए थायराइड की वैल्यू बढ़ती है, इसीलिए पेशेंट में क्या मिलेगा आपको? हाइपर थायरॉइडिज्म। प्रेगनेंसी कब तक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? 6 महीने तक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मिनिमम मोलार प्रेगनेंसी के बाद आपको 6 महीने तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है। और यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है तो ऑब्वियसली बात है आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने पड़ेंगे। कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं? ओसीपी। और जो थीका ल्यूटीन सिस्ट होता है उसका कोई मैनेजमेंट करना पड़ता है? तो नहीं, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं करना है आपको। और यूएसजी में कैसी अपीयरेंस आती है बेटा? स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस आती है। ठीक है,
अब हम देखो, हम पढ़ते हैं मूलर प्रेगनेंसी का एक कॉम्प्लिकेशन होता है, उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेसिया। देखो आपको सिंपल से टर्म में बताऊं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्लेसेंटा जो होता है ना वो बनता है, और प्लेसेंटा के अंदर एक सेल होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और जनरली ट्रोफोब्लास्ट नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होती है, बट यदि इस ट्रोफोब्लास्ट का कैंसर हो गया, इसकी अनशन ग्रोथ हो जाए, ट्रोफोब्लास्ट बहुत ज्यादा हाइपर ग्रोथ करने लग जाए, और हाइपर ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? कैंसर। तो उसी ट्रोफोब्लास्ट के एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, और ये ट्रोफोब्लास्ट के एक्सेसिव ग्रोथ को ही हम बोलते हैं नियोप्लेसिया। कैसा नियोप्लेसिया? जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेसिया। ठीक है। अब देखो, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेसिया मतलब एक टाइप से मान लो एक टाइप का कैंसर है, और किसका कैंसर है? ट्रोफोब्लास्ट का। तो ये कैंसर 4 टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं इन्वेजिव मोल। पहले का नाम क्या है? पहले जीटीएन का नाम है इन्वेजिव मोल। दूसरा जो होता है दैट इज अ कोरियोकार्सिनोमा। दूसरा कौन सा है? कोरियोकार्सिनोमा। तीसरा होता है पीएसटीटी, प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। ठीक है। एंड द लास्ट वन जो आपका होता है एपिथेलियोइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। कितने टाइप का जीटीएन हो सकता है? 4 टाइप का। इन चारों के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? इन्वेजिव मोल। इसके अलावा कोरियोकार्सिनोमा जो है ना, मोस्ट डेंजरस वाला कौन सा होता है? कोरियोकार्सिनोमा। तीसरा पीएसटीटी, प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। ये मोस्ट कॉमनली मिलता है, पर कब मिलता है? मोस्ट कॉमन अकर्स आफ्टर फुल टर्म प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन अकर्स आफ्टर फुल टर्म प्रेगनेंसी। आपका ट्रोफोब्लास्ट का ट्यूमर। ठीक है। और ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाती है? प्लेसेंटा। इसका मतलब इतना सिंपल सा है कि ये ट्रोफोब्लास्ट फुल टर्म प्रेगनेंसी में बनती है। क्या बनती है? फुल टर्म प्रेगनेंसी में बनेगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी प्लेसेंटा बनता है, और ये ट्रोफोब्लास्ट और किस में बनती है? मोलार प्रेगनेंसी में बनती है। इसका मतलब इस कैंसर के होने के चांसेस नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद भी है और मोलार प्रेगनेंसी के बाद भी है। हाँ, बट ये जरूर है कि मोलार प्रेगनेंसी के बाद ये कैंसर बहुत ज्यादा हो सकता है, उसके चांसेस बहुत हाई है। और फुल टर्म प्रेगनेंसी के बाद इसके चांसेस इतने हाई नहीं होते। ठीक है, पहली चीज ये। बट ये नहीं कह सकते कि फुल टर्म प्रेगनेंसी के बाद नहीं हो सकता, हो सकता है। तो यदि आपको ये पूछा जाए कि फुल टर्म प्रेगनेंसी के बाद में मोस्टली कौन सा मिलता है, सॉरी, ये पूछा जाए कि ये पीएसटीटी है, ये मोस्टली कब होता है? फुल टर्म प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलता है या मोलार प्रेगनेंसी के बाद? तो आपका आंसर होगा कि पीएसटीटी जो होता है वो मोस्टली फुल टर्म प्रेगनेंसी के बाद ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। अब चलो हम पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द जीटीएन। यदि किसी को जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेसिया हो गया तो उसमें कौन कौन से साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे? देखो, सबसे पहला साइन, यदि आपको एग्जामिनर बोलता है कि उस पेशेंट में परसिस्टेंट क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। परसिस्टेंट क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। कब ब्लीडिंग हो रही है? आफ्टर सक्शन एंड इवेक्यूएशन। आपके पास एक पेशेंट आई थी, उसको मोलार प्रेगनेंसी थी, आपने उसका सक्शन एंड इवेक्यूएशन करा, उसके बाद उसकी ब्लीडिंग धीरे धीरे क्या हो जानी चाहिए? स्टॉप। बट स्टिल पेशेंट आपके पास आके बोलती है कि उसको अभी तक ब्लीडिंग हो रही है। इसका मतलब आप क्या सस्पेक्ट करोगे? उस पेशेंट में क्या हो चुका है? जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेसिया। राइट नाउ लास्ट नॉर्सेट में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे। दूसरा, यदि कोई पेशेंट में आप यूएसजी करते हो और उसमें आपको अभी तक थीका ल्यूटिन सिस्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है? थीका ल्यूटिन सिस्ट मिल रहा है, और कितने महीने हो चुके हैं? 6 महीने से ज्यादा हो गए, और अभी तक उस पेशेंट के अंदर थीका ल्यूटिन सिस्ट है, इसका मतलब उसमें क्या हो चुका है? जेईटीएन। तीसरा, वो पेशेंट सक्शन एंड इवेक्यूएशन या उसके बाद में या फिर ड्यूरिंग द मोलार प्रेगनेंसी वो पेशेंट किस में जा चुकी है? शॉक में जा चुकी है। इसके अलावा सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस। देखो, सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस का मतलब क्या हो गया कि जनरली मोलार प्रेगनेंसी का यदि आप मैनेजमेंट करते हो तो धीरे धीरे यूट्रस की हाइट कम होनी चाहिए, बट अभी तक यूट्रस की हाइट कम नहीं हो रही है उस स्पीड से, उसको हम बोल देंगे सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस। और द लास्ट वन, यदि आपको मेटास्टेसिस के कुछ साइन सिम्टम दिखते हैं, यदि उस पेशेंट के अंदर ये नियोप्लेसिया है, वो पूरी बॉडी में फैल चुका है या पर्टिकुलर साइट पे फैला है, तो उस जगह के ऑर्गन के साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसका मतलब उस पेशेंट में क्या हो चुका है? मोलार प्रेगनेंसी के बाद जीटीएन। ठीक है। अब हमको पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मतलब लैब क्राइटेरिया भी कुछ दे रखे हैं जो आपके ये बताते हैं कि उस पेशेंट में क्या है? जीटीएन। पहला लैब क्राइटेरिया क्या बोलता है? यदि आपने मोलार प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट किया और मैनेजमेंट करने के बाद आपने बीटा एससीजी की वैल्यू चेक की, ठीक है, और बीटा एससीजी की 3 वैल्यू, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव वैल्यू, मतलब 3 लगातार वैल्यू जो है वो बढ़ के आ रही है,
ठीक है, आज चेक किया, नेक्स्ट वीक चेक किया, वो 3 कंटिन्यू वैल्यू क्या आ रही है, बढ़ी हुई आ रही है। कम होनी चाहिए क्योंकि आपने मैनेजमेंट कर लिया है, फिर भी क्या मिल रही है आपको, बढ़ी हुई। दूसरा, यदि आपको बोलता है एग्जामिनर कि बीटा एसएचजी की वैल्यू मैनेजमेंट करने के बाद 4 कंसेक्यूटिव वैल्यू, कितनी वैल्यू, कंटिन्यू 4 वैल्यू चेक की और चारों वैक्यूप्लेटिव रह रही है। प्लेटिव का मतलब हो गया सेम रह रही है, उसमें कोई चेंज, कम नहीं हो रही है ना बढ़ रही है, पर सेम रह रही है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, उस पेशेंट में क्या हो चुका है, मोलार जीटीएन हो चुका है। नेक्स्ट है, यदि उस पेशेंट का बीटा एससीजी क्या, जनरली बीटा एससीजी आपको हमने क्या बोला, 9 वीक के अंदर बॉडी में से गायब हो जाना चाहिए, पर उसकी बॉडी में अभी भी बीटा एससीजी 6 महीने हो चुके हैं और स्टिल आपको मिल रहा है, इसका मतलब उस पेशेंट में क्या हो चुका है, जीटीएन। एंड लास्ट बोलता है, यदि आपने उस पेशेंट का सक्शन एंड इवैक्यूएशन करा और उसकी सैंपल लैब में भेजा एचपी हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए, और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलता है, आपको जीटीएन मिलता है, रिपोर्ट बोलती है जीटीएन है, तो कंफर्म हो जाता है कि उस पेशेंट में क्या हो चुका है, जीटीएन। बट अगेन एचपीई जो वैल्यू है हमेशा उसी के ऊपर बेस नहीं रहेंगे, सिम्टोमेटिक भी आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अब देखो जीटीएन जो होता है ना, उसके लिए डब्ल्यूएचओ ने एक स्कोर दिया है, यदि स्कोर आपका 6 से ज्यादा आता है मतलब वो जीटीएन कैसा रिस्क वाला है, हाई रिस्क वाला है। 6 से कम आता है मतलब वो कैसा जीटीएन है, लो रिस्क वाला है। अब देखो हर कैंसर की 4 स्टेज होती है, वैसे जीटीएन की भी कितनी स्टेज दे रखी है, 4 स्टेज दे रखी है। पहली स्टेज है, यदि ओनली जीटीएन है जो नियोप्लेसिया है, ओनली यूट्रस के अंदर ये बाहर नहीं फैला तो स्टेज 1 है। यदि यूट्रस के साथ साथ यूट्रस के सराउंडिंग ऑर्गन मतलब वजाइना और वहां पर तक फैल चुका है तो सेकंड स्टेज में है। यदि आपका जो नियोप्लेसिया वो लंग्स तक चला गया, मेटास्टेसिस कहाँ तक चला गया, लंग्स तक चला गया तो थर्ड स्टेज में है। और यदि वो ब्रेन या लीवर में चला गया मेटास्टेसिस, मतलब पेशेंट कौन सी स्टेज में जा रही है, फोर्थ स्टेज में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखो गोल्डन रूल आपको ये याद रखना है, यदि लो रिस्क का जीटीएन है तो आपको एक ही ड्रग यूज करनी है और उस ड्रग का नाम होगा मीथोट्रेक्सेट। ठीक है, बट यहाँ पर एक बात यह है कि हम मीथोट्रेक्सेट यूज तो करेंगे पर इसमें स्टेट डोज नहीं देंगे, सिंगल डोज नहीं देंगे, हम इसके कितनी डोज देंगे, मल्टीपल डोज देंगे। जो देखो मीथोट्रेक्सेट कैसे दी जाएगी, मीथोट्रेक्सेट ऐसे देंगे, पहले दिन दी, उसके बाद तीसरे दिन देंगे, 5वें दिन देंगे और 7वें दिन देंगे, इस तरीके से देंगे। अब मीजोट्रेक्सेट के साथ में आपको एक और दवाई देनी होती है, उसको हम बोलते हैं फॉलिक एसिड। देखो इसका मार्केट में नाम ऐसे भी आ सकता है, फॉलिनिक एसिड, इसको और क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोवेरिन, बहुत सारे नाम आ सकते हैं। इसको कैसे देंगे, दूसरे दिन हम देंगे फॉलिक एसिड, तीसरे दिन मीथोट्रेक्सेट, चौथे दिन अगेन फॉलिक एसिड, 5वें दिन मीथोट्रेक्सेट, छठे दिन फॉलिक एसिड, ऐसे देना है। ठीक है, कब देना है, जब किस टाइप का जीटीएन है, लो रिस्क वाला जीटीएन है। यदि हाई रिस्क वाला जीटीएन है तो बेटा उसमें एक ड्रग से काम नहीं चलेगा, तो फिर उसमें हमको कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी, और कीमो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इमाकोरेजिमे। और इमाकोरेजी के अंदर जो कीमोथेरेपी है इसके अंदर हमको 5 ड्रग देनी है। ठीक है, इसी के नाम से इमाको। पहला जो ड्रग होती है उसको बोलते हैं इटोपोसाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, इटोपोसाइड। एम से आएगा बेटा मीथोट्रेक्सेट, ए से है बेटा एक्टिनोमाइसिन। ठीक है, सी से मतलब होता है साइक्लोफॉस्फोमाइड, कौन सी ड्रग देंगे, साइक्लोफॉस्फोमाइड। और इन द लास्ट में ओ से मतलब होता है ऑनकोविड। ठीक है, ये 5 ड्रग के हमको क्या देनी है, कीमोथेरेपी। अब देखो देखो मैं बताती हूँ मैनेजमेंट कैसे करना है। ओनली यदि आपके यूट्रस में है, मेटास्टेसिस नहीं हुआ, ओनली कहाँ पर है, जीटीएन यूट्रस में, तो आपका ड्रग कौन सी यूज करनी है, मीथोट्रेक्सेन, ओनली कौन सी यूज करनी है, मीथोट्रेक्सेन। यदि सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज का कैंसर हो चुका है तो देखो दोनों के अंदर दो दो चीज होगी, या तो लो रिस्क होगा या फिर हाई रिस्क होगा। ठीक है, लो रिस्क होगा या हाई रिस्क, इसमें भी सेम चीज है, या तो लो रिस्क होगा या फिर हाई रिस्क। यदि लो रिस्क है तो ओनली मीथोट्रेक्सेट देनी है, हाई रिस्क है तो आपको कीमो चलानी है। यदि थर्ड स्टेज का कैंसर हो चुका है और उसमें भी लो रिस्क वाला है तो ओनली क्या देनी है, मीथोट्रेक्सेट। हाई रिस्क है तो आपको क्या देनी है, कीमो। और यदि ऑब्वियसली बात है फोर्थ स्टेज में पहुंच गया है तो अब आपको क्या देनी है, कीमो।
ठीक है। चलो अब हम कुछ गोल्डन पॉइंट पढ़ते हैं अबाउट द मोलर प्रेगनेंसी। देखो पहला गोल्डन पॉइंट, मोस्ट कॉमन जीटीएन कौन सा होता है? इन्वेजिव मोल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमन कौन सा? इन्वेजिव। सबसे ज्यादा डेंजरस अग्रेसिव बेटा कौन सा होता है? कोरियोकार्सिनोमा। तीसरी चीज, कोरियोकार्सिनोमा मोस्टली कब होता है? मोलर प्रेगनेंसी के बाद होता है। पहला पहला वन लाइनर क्या है? कोरियोकार्सिनोमा कब मिलता है? मोलर प्रेगनेंसी के बाद मिलता है। पर मैंने आपको ये भी बोला था कि प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद भी किसी को जीटीएन हो सकता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद मोस्टली कौन सा जीटीएन होता है? कोरियोकार्सिनोमा होता है। ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस कौन सी होती है? लंग्स में मेटास्टेसिस बहुत फास्ट होता है। और यदि लंग्स में होता है तो कौन सी अपीयरेंस मिलती है बेटा? कैनन बॉल अपीयरेंस मिलती है। दूसरा मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है? वजाइना। ठीक है। यदि एचसीजी की वैल्यू बढ़ी हुई या सेम मिल रही है, इसका मतलब उस पेशेंट में क्या हो चुका है? जीटीएन। ब्रेन में यदि मेटास्टेसिस होता है तो हम उसको क्या देनी पड़ती है? रेडियोथेरेपी देते हैं। मीथोट्रेक्सेट की कैसी डोज चलेगी? मल्टीपल डोज। एंड द लास्ट वन, प्रेगनेंसी कितने साल के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? 1 साल। जनरली मोलर प्रेगनेंसी में कब तक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? 6 महीने तक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। पर जीटीएन में कितने दिन तक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है बेटा? 1 ईयर तक क्या है बेटा? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। So this is all about the molar pregnancy. Thank you so much guys.